हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 राजस्थान बोर्ड का पार्ट 2 नादान दोस्त पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़ियों को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़ी दोनों को वहां बैठा पाते। जो केशव था वो कार्निस के ऊपर एक चिड़िया, केशव का जो घर था उसके कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। वो और उसकी बहन दोनों ही चिड़िया के अंडे को बड़े ध्यान से देखा करते थे और सुबह उठते ही जब वो आंखें मल रहे होते हैं तभी वो चिड़ा और चिड़ी को वहाँ बैठा पाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को नामालूम क्या मज़ा मिलता। दूर दूर जलेबी की सुगंध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसा गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की ओर की तरह ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कहीं नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसलों के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आग बचाकर मटके से चावल निकाल लाए। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, ज़रूर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। जाओ और कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना।
श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना आएगी। केशव ने झुझला कर कहा। तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, यानी कोई तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसे सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी की एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए था। स्टूल की चारों टांगें बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता ज़रा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। उस दिन यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कानिस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कानिस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कानिस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कानिस पर तोते तिनके बिछे हुए हैं, पर उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा ही घोंसला नहीं। श्यामा ने नीचे से पूछा, ये बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रूर हमें दिखा दो भैया, ज़रा हमें दिखा दो कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चीथले ले आ, नीचे बिछा दो, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसे एक गद्दी बनाई और उन तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वो टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी की एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कानिस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों से डर से नहीं बैठ रही होगी। स्टूल उठाकर कमरे में ले आया, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों से आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, अरे, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में
कठोरी का दरवाज़ा खुला कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं कही। उसे डर लग रहा था कि भैया पीट जाएंगे। केशव दिल में काँप रही थी कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मुहब्बत के मारे चुप थी और इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थे। माँ ने दोनों को डांट झपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू आ रही थी। अब दोनों बच्चों की नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले थे। अब दौड़ी हुई कानिस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पत्ता ना था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उसने कोई चूने की सींच बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा से पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुणा स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में दिखता नहीं है? अंडे में से उजला उजला पानी निकला है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया का जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों की इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सी अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। बच्चों, ये कहानी जो है वो प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। आई होप कि आपको नादान दोस्त कहानी बहुत पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी related to this, then comment in comment section. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पार्ट 3 मच्छर बाबू पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मच्छर बाबू,
यहाँ पर पात्र है मच्छर बाबू यानी मच्छर और बालक है विद्यार्थी। एक बालक बैठा है, दूसरा मच्छर का वेश बनाए आता है। मच्छर भन 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 भन, राग सुलेले गाता है हम, चूस चूस कर खून खुशी से, चुपके से उड़ जाते हैं हम। बालक आप कौन है? आपका राग तो बड़ा ही सुरीला है। मच्छर मेरा राग सुरीला है, क्यों ना होगा मेरा राग सुरीला। क्या तुम जानते नहीं कि मैं हर रोज कितना खून पीता हूँ? बालक क्या कहा? आप हर रोज खून पीते हैं, क्या इसलिए आपका राग सुरीला है? मच्छर हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचानते नहीं हो। बालक हाँ भाई, आज तक तो मुझे तुमसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। मच्छर मुझे लोग मच्छर बाबू कहकर पुकारते हैं। मैं नालियों और पानी के गड्ढों में पैदा होता हूँ, इसलिए मुझे आप नाली प्रसाद या गड्ढा चंद भी कह सकते हो। बालक ओहो, तो आप श्री नाली प्रसाद जी, गड्ढा चंद्र जी या मच्छर बाबू जी है। बड़ी कृपा की आपने जो इस दास के दर्शन दिए। मच्छर हंसते हुए हे अजी, इसमें कृपा की कौन सी बात है? कृपा करना तो मेरा धंधा ही है। मैं तो ऐसी कृपा रोज बहुतों को करता हूँ। बालक ओहो, तब तो आप बड़े परोपकारी हैं। मच्छर हंसते हुए हे परोपकारी, हाँ मैं सचमुच बड़ा परोपकारी हूँ। मैं सफाई का पाठ पढ़ाता हूँ। जो लोग घर साफ नहीं रखते हैं या जिनके घर के आसपास कीचड़ बड़े गड्ढे या रुके हुए पानी की नालियाँ होती हैं, उन्हें मैं सजा देता हूँ। बालक क्यों महाशय, आप साफ ना रहने की क्यों सजा देते हैं? मच्छर मैं कभी उनके कान या नाक में और यदि मुंह खुला हो तो उनके मुंह में घुस जाता हूँ। इससे भी वे नहीं चेतते तो मैं उन्हें काटता हूँ। बालक वाह वाह, निश्चय ही आप संसार का बड़ा उपकार कर रहे हैं मच्छर बाबू, आपको बार बार प्रणाम है। मच्छर प्रणाम, अरे तुम तो क्या बड़े बड़े तक मुझे प्रणाम करते हैं। अपने बल से मैं बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देता हूँ। वह दाल लगाता हूँ कि वे कई दिनों तक चित रहने लगते हैं। बालक बड़े आश्चर्य की बात है, आप ही तो इतने ज़रा से और पहलवानों को पछाड़ देते हैं। वह कौन सा दाव है आपका? मच्छर मैं उन्हें काटकर उनके खून में रोग के कीटाणु छोड़ देता हूँ। कुछ दिनों बाद उन्हें जोर से ठंड लगती है और तेज बुखार आ जाता है। इस बुखार का नाम जानना चाहते हो? बालक हाँ हाँ। मच्छर इस बुखार का नाम है मलेरिया या जूड़ी ताप। बालक आपकी बात सुनकर तो मुझे भी ठंड लगने लगी है। मालूम होता है मानो बुखार बढ़ रहा है। मच्छर डरो मत, बैठो, देखो मैं तुम्हें अपने दांव में बचने का उपाय भी बताता हूँ। बालक डर से कांपता हुआ ज़रूर बताइए महाराज, मच्छर बाबू, नाली प्रसाद जी, गद्दा चंदी, ज़रूर बताइए। मच्छर सुनो, मलेरिया या जूड़ी ताप होने पर कुनेन और उससे मिलती जुलती दवाइयाँ खानी चाहिए, पेट साफ रखना चाहिए। बालक अच्छा, मैं जूड़ी ताप से छुटकारा पाने के लिए कुनेन और इससे मिलती जुलती दवाई भी खाऊंगा, पेट भी साफ रखूंगा। साथ ही साथ आपसे बचने का उपाय भी बता दीजिए। मच्छर हंसता है, तुम बहुत चालाक हो, अच्छा बताता हूँ। मुझसे बचने का उपाय घर में स्वच्छता रखना, घर के आसपास जो नाली और गड्ढे हो उसमें डीडीटी डालना या कोई ऐसी दवाई छिड़कना जिससे कीटाणु मर जाते हैं।
बालक, मैं आज ही अपने घर में बड़ी सफाई रखूँगा। आज से ही घर के आसपास नाली और गड्ढों में कीटाणु मारने की दवाई छिड़का करूँगा। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मच्छर क्या? मगर बालक, मच्छरदानी से आपका क्या संबंध है? मच्छर, ओफो, मच्छरदानी मेरी शत्रु है समझो। उसे लगता जो लोग सोते हैं उनका खून मैं नहीं पी सकता, उन्हें मैं पछाड़ नहीं सकता। तुमने मच्छरदानी का नाम लेकर मुझे गुस्सा दिला दिया है। हाँ। बालक कान पकड़कर और गालों पर मारते हुए, भूल गई, भूल हो गई जाते जाते अब मैं चलता हूँ। मुझे आपसे डर लगता है, लेकिन मच्छर बाबू, आज से मैं मच्छरदानी लगा कर सोऊंगा। मच्छर गुस्से से धमकाता हुआ भाग जा, नहीं तो। लड़का चिल्लाता हुआ भाग जाता है और पर्दा गिरता है। बच्चों, कैसा लगा आपको ये नाटक? आई होप कि आपको ये नाटक बहुत पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस, देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 राजस्थान बोर्ड का पार्ट 4 वर्षा समीर पढ़ने वाले हैं, जो कि एक कविता है। सो शुरू करते हैं। बरसात की आती हवा, वर्षा धुली आकाश से, या चंद्रमा के पास से, या बादलों की सांस से। मदसिक्त मदमाती हवा बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा। वह खेलती है डाल से, ऊंचे शिखर के भाल से, आकाश से पाताल से, झकझोर लहराती हवा बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा। यह खेलती सरवरी से, नदी झरझरों की धार से, इस पार से उस पार से, झुम बल खाती हवा बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा। यह खेलती मरुमाल से, यह खेलती हर डाल से, लानी लता से जला से, अटखेली इठलाती हवा बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा। यह शून्य से होकर प्रकट, नववर्ष से आगे झपट, हर अंग से जाती लिपट, आनंद सरसराती हवा बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा। इसकी सहेली है पीकी, इसकी सहेली है चात की, संगीनी शीखनी संगी शीखी, यह नाचती गाती हवा बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा। रंगती कभी यह इंद्रधनुष, रंगती कभी यह चंद्रधनुष, पीत घन अब रक्त घन, रंग रेल लहराती हवा बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा। इस कविता के कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पार्ट 5 सहेली पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। मार्च का महीना था। पतझड़ का मौसम होने की वजह से पेड़ों से पीली पत्तियों के साथ पतली पतली शाखाएं भी टूट रही थी। शाम को मौसम ठंडा हो जाता तो मिनी अपनी पहिए वाली कुर्सी से को बालकनी में ले आती। 12 वर्ष की मिनी के हाथ पैर कमज़ोर थे, इसलिए खेल नहीं सकती थी। बस कुर्सी पर बैठे खेलते बच्चों को निहारती रहती। एक दिन
वह बालकनी में बैठी बच्चों को खेलते देख रही थी। तभी उसकी माँ ने पुकारा, मिनी अंदर आ जाओ ना। 1 मिनट रुक जाओ माँ, मिनी ने कहा। वह बच्चों का एक बड़ी सी लाल गेंद को उछाल उछाल कर खेलना देख रही थी। तभी माँ ने कहा, मिनी अगर बारिश हो तो अंदर आ जाना, भीगना मत। मिनी ने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए खास प्रकार के स्कूल में भेजा जाता था। इस स्कूल में उसे पढ़ाई के साथ तरह तरह के व्यायाम और बोलना भी सिखाया जाता था, जिससे उसे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। अब वह धीरे धीरे चलने के साथ हाथों में पेन, ब्रश या चम्मच पकड़ना सीख गई थी। पहिए वाली कुर्सी से वह घर में यहाँ वहाँ आ जाया करती थी। हालांकि सुबह पापा स्कूल छोड़ आया करते और शाम को मम्मी जाकर ले आती थी। मिनी के परिवार को इस कॉलोनी में आए हुए 6 माह हो गए थे, पर उससे किसी की दोस्ती ना हुई थी। बच्चे अभी भी पार्क में खेल ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई, पर बूंदों की परवाह किए बगैर ही बच्चे खेलने में मस्त थे। तभी अचानक एक भूरे रंग की गेंद सी कोई चीज़ नीचे गिरी। बच्चे चीखते हुए उसके आसपास जमा हो गए और उसे गौर से देखने लगे। वह छोटी सी वस्तु पंख फड़फड़ाते हुए मिनी की गोद में आकर गिराई। पहले तो मिनी घबरा गई, फिर उसने हिम्मत करके देखा तो वह चीज़ गेंद नहीं, एक पक्षी था। डर के कारण वह पक्षी मिनी की गोद से दुबका हुआ था। अचानक बारिश की बूंद तेजी से गिरने लगी। माँ माँ जल्दी आओ, मिनी ने माँ को पुकारा। क्या बात है मिनी, माँ ने कहा। देखो माँ, आसमान से पक्षी गिरा है, मिनी माँ को पक्षी दिखाते हुए बोली। माँ ने बताया, मिनी यह बतख है, शोवल प्रजाति की बतख। यह उन प्रवासी पक्षियों में से एक है जो हजारों किलोमीटर तक उत्तर की ओर बर्फीले प्रदेशों में रहते हैं। जब वहाँ सर्दी और ज़्यादा बढ़ जाती है तो दक्षिण की ओर गर्म प्रदेशों में उड़ जाते हैं। जाड़े के मौसम में यह रहते हैं और गर्मियाँ शुरू होते ही वापस लौट पड़ते हैं। लगता है बहुत थक गई है ये माँ, मिनी ने कहा। हाँ, ऐसा लगता है कि उसके घर लौटते वक्त अपने झुंड से बिछड़ गई है। आपने बाकी साथियों को खोजने के लिए ज़्यादा उड़ान भरने की वजह से थक गई है और ऐसे में पंख कहीं टकरा गए जिससे घायल हो गई, माँ ने कहा। हाँ माँ, ऐसा ही लगता है, मिनी ने कहा। माँ ने जैसे ही पक्षी को उठाना चाहा तो वह लड़खड़ाई हुई अंदर वाले कमरे में चली गई और एक कोने में लेटकर हांफने लगी। मिनी और माँ ने उस खिलाने की बहुत कोशिश की, पर उसने कुछ भी ना खाया। माँ शायद से दूध चावल खा ले, मिनी बोली। माँ ने मिनी के कहे अनुसार ही चावल और दूध मिलाकर एक कटोरी में रखे, पर बतख ने उसे मुंह तक नहीं लगाया। तब मिनी ने उसे गोद में बिठाकर ड्रॉपर से दूध पिलाया। दूध पीते ही उसकी आँख चमकने लगी। तब वो पंख फैलाकर मिनी की गोद में लेट गई। माँ, यह मेरी सहेली है, मैं इसका नाम सहेली रखूंगी, मिनी ने कहा। माँ मुस्कुरा दी। रात होने पर उसके पिताजी ने पूछा, मिनी की सहेली कहाँ सोएगी? यहाँ मेरे पास, मिनी ने अपने पलंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। सहेली को एक टोकरी में सूखी घास रखकर सुला दिया गया। सुबह उठकर मिनी ने देखा तो टोकरी खाली थी। वह जोर से पुकारने लगी, सहेली सहेली। तभी देखा कि सहेली बाथरूम के दरवाजे के पास भीगी हुई झांक रही थी। यह देखकर मिनी हंसने लगी। मिनी उसके पास जैसे ही गई, वह पंख फड़फड़ा कर दूर जा खड़ी हुई। यूं तो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ देर तक खेलती रही।
तभी माँ कमरे में आई और कहा, चलो मिनी, तुम्हारा और तुम्हारी सहेली का नाश्ता तैयार है। माँ पहले सहेली को खिला दूँ फिर खुद खाऊंगी, मिनी ने कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कई बच्चे वहाँ खड़े थे। उन्होंने पूछा, आंटी क्या हम बतख को देख लें? हाँ हाँ आओ, यह देखो। तभी बतख के लिए ड्रॉपर से दूध पिला रही थी। मिनी बतख को दूध पिला रही थी। सभी बच्चों ने उसे छू छू कर देखा और अपने स्कूल जाते जाते कह गए, मिनी हम सब स्कूल से लौटकर फिर आएंगे। मिनी ने भी नाश्ता किया और सहेली को टोकरी में लेटाकर अपने स्कूल के लिए तैयार होने चली गई। शाम को बच्चे मिनी के घर आए। बंटी बोला, इस बेचारी सहेली के साथी तो बहुत दूर दूर तक उड़ गए होंगे और यहाँ तो इसका कोई दोस्त भी नहीं बनेगा क्योंकि ये लंगड़ी हो गई है। अज्जू ने कहा, लेकिन मिनी का ध्यान आते ही उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मैं उसके पैर और पंख को दवाई लगाकर ठीक कर दूंगी। ठीक होते ही देखना है और फिर से उड़ जाएगी, मिनी ने कहा। सभी बच्चों ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। धीरे धीरे बच्चे मिनी के दोस्त बन गए। कुछ दिन बाद सहेली बिल्कुल ठीक हो गई। एक कमरे से दूसरे कमरे में उड़ती रहती थी। एक दिन मिनी के पिताजी मिनी और बच्चों को नहर के पास वाले पार्क में ले गए। सहेली को भी साथ ले गए। सहेली को नहर में तैरने के लिए उतारा। वह धीरे धीरे तैरने लगी और फिर पंख फड़फड़ाकर पानी से उछलने लगी। बच्चे बहुत देर तक उसे तैरते हुए देखते रहे। वह तैरते तैरते दूर निकल गई। मिनी और बच्चे सहेली को टकाटक बाय बाय कहकर अपने घर लौट आए। शाम को सभी बच्चे अपने अपने घर लौट गए। मिनी उदास बैठी थी। बच्चे भी खेलने नहीं आए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सारे बच्चे वहाँ खड़े थे। अज्जू ने कहा, आंटी मिनी को हमारे साथ खेलने भेज दीजिए। हम उसे बहुत संभाल कर ले जाएंगे। हम सब उसका ध्यान रखेंगे। बंटी बोला, मिनी को अब बहुत से मित्र मिल गए थे। अब मिनी उदास और अकेली नहीं रहेगी। बच्चों कैसा लगा आपको ये पाठ सहेली? आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।